नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बेहद बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ बैठक करते हुए अधिकारियों को यह कहा है कि एक कार्य योजना तैयार की जाए और रणनीति बनाई जाए, प्लानिंग की जाए कि देश के अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के जो मजदूर भाई हैं, जो कामगार वर्ग के लोग हैं, उन्हें कैसे वापस लेकर आया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश के अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे मजदूरों को वापस उत्तर प्रदेश लेकर आएगी। इस पर एक कार्य योजना तैयार की जा रही है और उन्हें मेडिकल चेकअप के बाद शेल्टर होम में रखा जाएगा। यह एक बेहद बेहद बड़ा कदम है अगर यह आने वाले दिनों में उठाया जाता है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार राजस्थान के कोटा से तमाम छात्रों को भी उत्तर प्रदेश वापस लेकर आई है और अब सरकार ने यह बड़ा कदम, यह बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है, कम्युनिटी किचन का जायजा लिया है। इस सब के साथ साथ जो श्रमिक कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनका भी जायजा लिया है, उनका भी निरीक्षण किया है। अधिकारियों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं उन इलाकों में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सामान की कमी हो या फिर खाने पीने की चीजों की कमी हो। आप जानते हैं कि कल उत्तर प्रदेश ने 20 से ज्यादा कोरोना संक्रमित पेशेंट मरीज वाले इलाकों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चुना था। 18 जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति बाकायदा कर दी गई है और उन अधिकारियों को कहा गया है कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंचे और समीक्षा शुरू करें। कुछ जिलों में जो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने अपना चार्ज भी ले लिया है और कोरोना संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कोशिश कर रही है उसके तहत उन्होंने अपनी प्लानिंग भी शुरू कर दी है। वहीं देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरपंचों के साथ संवाद किया और सरपंचों के साथ संवाद में उन्होंने ये कहा कि गांव से, हमारे ग्रामीण भारत से ये संदेश, ये मैसेज निकलकर सामने आया है कि 2 गज दूरी से कोरोना हारेगा और कोरोना को हराने के लिए 2 गज की दूरी जो है वो बहुत जरूरी है। इस सब के बीच जो कोरोना का संक्रमण है, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो अब तक 27,16,000 से ज्यादा मामले पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सामने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव्स के। जो मौत का आंकड़ा है पूरी दुनिया में वो 1,90,000 के पार चला गया है। पूरी दुनिया में 7,55,000 लोग अब तक इस कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। ये एक स्थिति बन रही है। वहीं अगर हम भारत में देखें, भारत में 23,000 के पार यह आंकड़ा चला गया है। 23,077 जो अधिकृत, जो सरकारी आंकड़ा है उसके मुताबिक अब तक जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु 718 है। 4,000 से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जो 24 घंटों की स्थिति है वो 1,604 पर खड़ी हुई है और अब जो कोरोना का संक्रमण है वो 57 जिलों में फैल गया है। 57 डिस्ट्रिक्ट्स को उत्तर प्रदेश के इसने अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तर प्रदेश में जो मौत का आंकड़ा है वो अब 24 हो गया है। वहीं अगर हम 24 घंटों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखें तो हमें यह पता लगेगा कि अब तक के सबसे ज्यादा मामले आज सामने आए हैं। 1,600 मामले इन 24 घंटों में सामने आए हैं। इन 24 घंटों में 491 लोग ठीक भी हुए हैं जबकि 37 लोगों की मौत हुई है। आज आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईसीएमआर ने आज जो आंकड़ा रखा है उस आंकड़े में उसने ये बताया कि हम नई चीज़ों की कोशिशें कर रहे हैं लेकिन चुनौती अभी घनी है और इससे एक लड़ाई लंबी चलने वाली है। इस सब के बीच आज आप देखें तो बाकायदा अलग अलग राज्यों में देखें तो अलग अलग आंकड़ों के हिसाब से ये तादाद बढ़ी है, लिहाजा अभी मुस्तैदी और ज़्यादा बरतने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। और इस सब के बीच अच्छी बात यह है जो कल भी बताई गई थी कि जो हिंदुस्तान का डबलिंग रेट है वो बढ़ा है, पहले के मुकाबले 8.78% कल तक का था। स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है
भारत को लेकर कि देश में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है, हम लगातार वेंटिलेटर्स बना भी रहे हैं और अब तक कोई ऐसी स्थिति आई नहीं है कि वेंटिलेटर की वजह से किसी भी कोरोना पॉजिटिव का इलाज न हो पा रहा हो। तो कुल मिलाकर यह स्थिति है, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी ने सरपंचों से संवाद किया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को एक कार्य योजना तैयार करने को कहा है, जिससे कि अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के फंसे हुए मजदूरों को, कामगारों को वापस लाया जा सके। हम आज इन सारे मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर श्वेता शर्मा जुड़ी हुई हैं। आप इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी आज जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गौरव मिश्रा, बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता, नेता, भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है। अंकित अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। और अब से थोड़ी देर में कुछ और लोग हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर श्वेता, हम आपके पास आना चाहेंगे। अब तक की जो स्थिति है उसे आप किस लिहाज से आंक रही हैं, किस लिहाज से देख रही हैं? आज सबसे ज्यादा 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं, जो 1600 की तादाद में 1600 नए मामले हमें मिले हैं। 35 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। 23,000 का आंकड़ा हिंदुस्तान में पार हो गया है। आईसीएमआर लगातार पॉजिटिव संकेत दे रहा है, कल भी और आज भी। इन्हें आप कैसे देखती हैं? इसको किस तरीके से विश्लेषित किया जाए, डॉक्टर श्वेता? देखिए, जैसे आंकड़े जैसे बताते हैं कि हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादा हो गए हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि डबलिंग रेट भी बढ़ गई है। तो इससे इसका दो मतलब है कि जहाँ पे वो फैल रहा है, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, वहाँ हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि अगर हम लोग एक बार भी सावधानी हटाई तो दुर्घटना घट जाएगी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम आगे अपने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को फॉलो करते रहें। साथ में डबलिंग रेट अगर ज्यादा बढ़ रही है तो इससे हमारे ये भी बहुत उत्साहवर्धक खबर है, क्योंकि इससे हमारे रेट ऑफ इन्फेक्शन तो कम हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे हॉस्पिटल्स को टाइम मिल गया है अपने आप को तैयार करने का। हमारे वैज्ञानिकों को यह भी टाइम मिल गया है कि ताकि इसके लिए कोई अच्छा इलाज खोज सके। और हमारा जो देश है उसको अपने गाइडलाइंस वगैरह तैयार करने का मौका मिल गया। लोग इसके लिए और सतर्क हो चुके हैं। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं, दे आर नॉट बर्डन बिकॉज ऑफ दिस। तो डबलिंग रेट कम होना बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हाँ, ये आंकड़े जरूर बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि अगर हमने जरा भी अपने आप को सावधानी हमारी हटाई तो हमारे पास अचानक से केसेस की बाढ़ आ सकती है। तो अभी भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर श्वेता, देखिए, कल स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तार से बात रखी, आज भी बात रखी। हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और आईसीएमआर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं। हम और आप उससे लगातार वाबस्ता है, उससे रूबरू हैं। हम जानना यह चाहते हैं कि जब स्वास्थ्य मंत्री ये कहें कि भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले जो मोर्टेलिटी रेट है वो 3% पर है, जब वो डबलिंग रेट को बताएं नंबर्स में कि 8.78 पर हम खड़े हुए हैं। आज उन्होंने कहा कि देश में वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की, और एक भी केस ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जिसकी मृत्यु वेंटिलेटर न होने या न मिलने की वजह से हुई हो। कोई भी एक भी ऐसा केस नहीं है। कल उन्होंने कहा कि पीपीई किट का जहां तक सवाल है वो अब हिंदुस्तान खुद ही उसका प्रोडक्शन कर रहा है, और पिछले 2 दिनों से हम 1 लाख पीपीई किट रोज बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने बहुत तारीफ की है, और डब्ल्यूएचओ ने साउथ ईस्ट एशिया के नाते भारत को यह कहा है कि वो पूरी दुनिया को बताए कि उसने कोरोना को बहुत बेहतरी से किस तरीके से कंट्रोल किया है। डॉक्टर श्वेता, हम ये जानना चाहते हैं कि इन सारी बातों से भविष्य का क्या कोई रोड मैप हमें दिखाई देता है इस कोरोना को लेकर? हम ये देख रहे हैं कि तमाम सरकारें, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी शामिल है, केंद्र सरकार भी शामिल है, और भी प्रदेशों की सरकारें हैं जो कंडीशनल छूट देकर धीरे धीरे जरूरी चीजों के लिए स्पेस खोल रही हैं। जरूरी चीजों के लिए कल भी ऐलान किया होम मिनिस्ट्री ने, चाहे वो प्रीपेड सेवा मोबाइल की हो, चाहे वो किताबों की दुकानें हो, चाहे वो और जरूरी दुकानें हो, इनको खोला जा रहा है। इसी तरह से राज्य सरकारों ने उन उद्योगों को अनुमति दी है जो उत्पादन से जुड़े हैं और जो बेहद जरूरी हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय या आईसीएमआर के आंकड़ों में यह सकारात्मकता, सरकारों के इस तरह के प्रयास, इनसे क्या भविष्य का कोई रोड मैप आप जैसी कोई एक्सपर्ट देख पा रही हैं, बना पा रही हैं या बता पा रही हैं
कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, हमने जितना कर लिया है उससे आगे कितना करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए अभी मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी देश की सरकार को और राज्य की सरकारों को कि उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे इफेक्टिव कदम उठाए, ताकि हमारे पास जो एक कोरोना के केसेस की बाढ़ आने वाली थी, जो दूसरे देशों में हम देख रहे हैं आ चुकी है, तो वो थम सी गई है। लेकिन हाँ, ये जो खतरा है अभी टला नहीं है, इससे थोड़ा डिले जरूर हुआ है। तो अगर हमने ये कदम आगे बढ़ाए रखे, तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग हमने फॉलो करते रहे, तो हम लोग क्या, जैसे हम कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ कर्व हो सकता है जी। देश में लोग केसेस की बहुत आयत नहीं होगी, जो डॉक्टर्स होंगे वो बहुत ध्यान दे पाएंगे जो भी प्रेजेंट केसेस हैं, और धीरे धीरे अगर हम ये नॉर्म्स फॉलो करते हैं तो हम लोग इन्फेक्शन एकदम बहुत कम स्तर पे आ सकता है। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि कोरोना वायरस एकदम खत्म हो जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है कि खत्म भी हो सकता है, या फिर बहुत इक्का दुक्का हो सकता है, और हो सकता है कि जितनी देर में हम लोग इसको जितना अगर हम इसको देर तक टाल सके तो हमें कोई वैक्सीन या हमें कोई अच्छी दवाई मिल जाए जिससे हम बिल्कुल उसको खत्म कर सके। तो अभी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग जितने कदम उठाए गए हैं उससे फायदा तो हुआ है, लेकिन हाँ, अगर जैसे ये आपने बताया कि लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा करके खोल रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ गाइडलाइंस के साथ खोला गया है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो लोग हैं वो उस गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि जैसे देखा गया है कि एक कोरोना पेशेंट करीबन 400 लोगों को 10 दिन के अंदर अंदर इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होता है। तो अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया उन इलाकों में, खासतौर से जहाँ थोड़ी छूट दी गई है, तो हो सकता है कि फिर से वही हम लोग उसी जगह पहुंच जाएं जहाँ से शुरू हुए थे। तो उस चीज को हमें रोकना जरूरी है। उस चीज को रोकना जरूरी है, और वो इसलिए भी क्योंकि कोरोना की वो चेन है, बार बार ये कहा गया है कि इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, और ये चेन टूटती कैसे है उसका बहुत सीधा सरल उपाय है डॉक्टर श्वेता, जो आप कई बार दर्शकों को बता चुके हैं। देश की सरकार ने, तमाम गणमान्य लोगों ने, प्राइम न्यूज पर जो बहुत ही सम्मानित मेहमान पैनलिस्ट आते हैं, उन सारे लोगों ने ये अनुरोध किया है कि कृपया करके आप सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग आप रखिए, क्योंकि कल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह रहे थे कि अभी तक जो कोरोना की वैक्सीन है वो यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्वेता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया, अपना नजरिया, विश्लेषण प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए रखने के लिए। अब हम गौरव मिश्रा जी, दिनेश शर्मा जी, अंकित अरोड़ा और कांग्रेस पार्टी की नेता प्रतिनिधि विनोद सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनके पास चलेंगे। पहले हम दिनेश शर्मा जी का रुख करना चाहते हैं। दिनेश शर्मा जी, हम समझना ये चाहते हैं, देखिए रोजाना के हिसाब से स्थिति रखी जा रही है, जिसे हम लोग कहते हैं अपडेट किया जा रहा है पूरे देश को कि हम कहां खड़े हैं, कितना कर लिया है, कितना करना बाकी है, वगैरह वगैरह। नंबर्स भी बताए जाते हैं। आज हम 23,000 के पार कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या में हैं पूरे हिंदुस्तान में। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो इस वक्त का जो आंकड़ा है उत्तर प्रदेश का, वो 1,604 कोरोना पॉजिटिव्स का है, और 57 जिलों में ये फैलाव हो गया। हम समझना ये चाह रहे हैं सर कि क्या कोई आगे की दृष्टि फिलहाल दिख रही है क्या? ये जो तमाम एक्सपर्ट्स के कमेंट, ये जो ऑब्जर्वेशन, आईसीएमआर, हेल्थ मिनिस्ट्री का, ये जो सरकारों की कोशिशें हो रही हैं, इस सब से कोई रास्ता, पॉजिटिव स्थिति तो हमें दिख रही है, लेकिन 3 मई के बाद का भी कोई रास्ता अब तक दिख रहा है क्या दिनेश शर्मा जी? कोई नजरिया इस पर आप रख सकें? दिनेश जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? आप सुन पा रहे हैं प्लीज? जी हाँ, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी, मेरा प्रश्न सर ये था कि आगे का रास्ता क्या हो, या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, खासतौर से 3 मई के बाद का, इस पर क्या नजरिया है आपका? क्या कोई रोड मैप ऐसा है कि अब इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है? अब तक जो चीजें बताई जा रही हैं और जो चीजें की गई हैं उनके बड़े सकारात्मक परिणाम आए हैं, लेकिन इन स्थितियों से भी हमें बहुत आगे निकलना है, उसको लेकर आपका क्या नजरिया है? जी हाँ, ये हम लोगों के व्यवहार पर, हम लोगों के लॉकडाउन के अनुपालन पर और सोशल डिस्टेंसिंग पर जो राज्य सरकारों ने प्रबंध किए हैं, हम
उसका किस तरह से अनुपालन करते हैं ये उस पर निर्भर करेगा। 3 तारीख को लॉकडाउन का एक अंतिम दिन है और हम ये कामना करते हैं कि हमारे देशवासी ऐसी स्थितियों को निर्मित करेंगे कि लॉकडाउन की आगे की कोई आवश्यकता ही न पड़े। लेकिन अभी अगर आप कुछ चीजें ऐसी देखें तो जैसे अभी आज एक जो ओवैसी साहब ने एक ऐसा बयान दे डाला है कि जिसमें कि वो लॉकडाउन को ही फेल मान रहे हैं। वो कह रहे हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि यही लोग क्यों बदनाम किए जा रहे हैं, वही लोग क्यों बदनाम छोड़े जा रहे हैं। आज हमें इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आज मीडिया ने, देश भर के मीडिया ने जो इस मामले में सकारात्मक भूमिका निभाई है और जो सरकार के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, ये बहुत अनुकरणीय है। जैसा कि मैं आप ही के प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ की बात करूं, वो हर एक कार्यक्रम के अंदर अपील कर रहे हैं कि आप कृपा करके डिस्टेंस बना के रखें। आपका जीवन इसी में सुरक्षित है। तो ये जो आप कर रहे हैं ये उसी 3 तारीख की सारी भूमिका पर चलेगा। देखिए, आज जो व्यवस्था सरकारों ने की है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रबंध किए गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से इस कोरोना वायरस से लड़ रही है, अपने इंतजाम स्थापित कर रही है और जो हॉट स्पॉट उन्होंने चिन्हित किए उन पर निगरानी रख रही है। देखिए, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये बड़ा सुनियोजित तरीके से ही संभव हो पाया है और इसमें उन्होंने जो कुछ किया है, आज एक मीटिंग हुई लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और भी लोग मौजूद थे। सभी की इसमें ये बात शामिल हुई कि और भी अच्छे प्रयास क्या किए जा सकते हैं। जैसे कि एक समस्या है मजदूरों की घर वापसी की जी, तो उस पर वो बार बार फोकस कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे जो मजदूर भाई हैं जो जहां तहां फंसे हुए हैं, उनके परिवार भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें उनको सकुशल घर वापसी की चिंता है और हम ऐसा चाहते हैं कि वो एक वापस भी हो जाए और कोरोना वायरस की कमर भी टूट जाए। तो ये सारे के सारे इंतजाम जितने भी हमें देखने को मिल रहे हैं, हम उस पर केवल सकारात्मक सोच के अलावा या सकारात्मक दृष्टिकोण के अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो हमारी जो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट थी डॉक्टर श्वेता शर्मा जी ने, तो उन्होंने अपने विशेषज्ञ जो उनकी वो थी उस पर सोच थी वो उन्होंने प्रकट की। बस मैं इसके आगे फिलहाल और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, 4 तारीख की 3 तारीख की प्लानिंग पर जैसे आपकी दृष्टि है वैसे पूरे देश की भी दृष्टि है। लेकिन निर्भर करेगा कि हम उसको कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है दिनेश जी, हम एक बार अंकित जी को, विनोद जी को, गौरव जी को जोड़ें और फिर आपकी तरफ हम दोबारा रुख करेंगे। अंकित अरोड़ा, पिछली बार जब हम लोग बातचीत कर रहे थे 2-3 सजेशन आपने दिए थे। एक सजेशन आपने दिया था डोर टू डोर जांच करने का, टेस्टिंग का। हमें पता नहीं उस पर कितना ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया, हो सकता है कि ध्यान दिया जा रहा हो, लेकिन जो आंकड़े रखे जा रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, उससे एक सकारात्मकता का इशारा मिल रहा है। इस सकारात्मकता के इशारे में 3 तारीख या उसके बाद के रोड मैप को लेकर आपके जहन में क्या विश्लेषण है, आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई 3 तारीख के बाद एक स्थिति बदलेगी या फिर ये जो चुनौती जिस तरह से हम इसको डील कर रहे हैं, बार बार जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लंबी चलेगी, आपको लगता है कि इससे बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है? जी, जो सकारात्मक दृष्टिकोण से चीजें हो रही हैं और तब्दीलियां हो रही हैं, उसको उसके संबंध में सभी कोरोना योद्धाओं को जो है मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। एक भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लॉकडाउन 3 मई के बाद क्या रुख लेगा, क्या मोड़ लेगा। उससे पहले सवाल ये होना चाहिए क्या हम अपने स्टेबल स्टेट में पहुंच चुके हैं, हाँ या नहीं। हमें इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। देखिए, आज हम लॉकडाउन खोल देते हैं, सरकार किसी प्रेशर पे या आर्थिक मंदी के डर से लॉकडाउन में रिलैक्सेशन कर देती है और फिर 1 हफ्ते बाद कुछ ऐसा निकल आता है जिसको हम कंट्रोल ना कर पाए, जिसको सरकार कंट्रोल ना कर पाए, फिर दोबारा लॉकडाउन की स्थिति में जाने बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सरकार के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा सरकार को और संदिग्धी से और थोड़ा गंभीरता से मैं कहूंगा लॉकडाउन के प्रोसेस को और भी
जो है इम्पोर्टेंट तरीके से रखना चाहिए। जैसे कि अभी जो मजदूरों के पलायन की बात करिए, एक छोटा सा सुझाव है हमारे तरफ से कि जो भी मजदूर के पलायन के लिए सरकार व्यवस्था बना रही है, बसें ट्रकों का इंतजाम हुआ कर रहे हैं, किया जा रहा है, रेदर सरकार जो भी रिस्पेक्टिव फैक्ट्रीज हैं उनके ओनर्स को ये बोला जाए कि भाई मजदूरों को अपने पास रखिए, भाई लड़ाई किस चीज की है, खाने की है ना, रोटी की है ना, एटलीस्ट उनको 3 टाइम का खाना 2 टाइम का खाना दिया जाए, एक मूल अंक का, जैसे 50 रुपए की थाली कर दी जाए या 100 रुपए की थाली कर दी जाए, जिसका बिल सरकार को रेज किया जाए रिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बटा के टोटल मल्टीप्लिकेशन बाय फूड के साथ। आपने ये सजेशन रख दिया है अंकित, आपने चूंकि ये सजेशन रखा है, हम इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। ये बताते हो, देखिए ये जो पूरी डिबेट है इसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए या अब आगे लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, जो सरकार की टीम है, जो केंद्र की सरकार है, वो इस पर उस वक्त तात्कालिक परिस्थिति में फैसला लेगी कि क्या किया जाना चाहिए, कितना हमने हासिल किया और कितना करने की जरूरत है। हम तो सिर्फ आज की परिस्थिति में या पिछले 2-3 दिनों से आंकड़ों के जरिए जिस तरह की होप दिखाई दे रही है, उससे हमारा रोड मैप क्या हो, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आप जैसे तमाम सम्मानित विश्लेषकों से। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो कहा उस पर हम सवाल रखते हैं अंकित जी, जो आपने कहा उस पर हम सवाल रखते हैं। आपने कहा कि उन लोगों को जो लाने की कोशिश की जा रही, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अंकित अरोड़ा आज अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि एक कार्य योजना तैयार की जाए। हम देश के अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के जो मजदूर भाई हैं, जो कामगार भाई हैं, जो फंसे हुए हैं किसी वजह से, वो अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है, उनको वापस लेकर आएंगे। आप जब ये कह रहे हैं कि ये ओनर्स को कहना चाहिए कि वो उनके खाने और रहने की व्यवस्था कराएं, तो क्या आप ये भी कह रहे हैं कि मजदूरों का वापस उत्तर प्रदेश में लाना इस वक्त ठीक नहीं है? इस पर बोलिए साहब आपको बताऊं, देखिए देश की जीडीपी पे जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो एक कंस्ट्रक्शन वर्क का बहुत ज्यादा, लेबर वर्क का बहुत ज्यादा, राइट। और आज हम अपने मजदूर भाइयों को अपने घरों पे या पलायन करवा देते हैं, तो फिर आने वाले समय पे शायद ऐसा हो जाए कि हमें उनको वापस लाने के लिए भी डिफिकल्टी करनी पड़े, वो कठिनाइयां झेलने पड़े। तो क्यों नहीं मजदूरों को वो सुविधा, मजदूरों भाइयों को वो सुविधा मुहैया कराया जाए वहीं पे जहाँ पे वो है। भाई कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर वो उनके मालिक और उनके जो ओनर्स, रिस्पेक्टिव ओनर्स हैं, एक सब्सिडाइज रेट में सरकार को एक कोटेशन देते हैं, या सरकार खुद एक कोटेशन देती है कि पर डे पर प्लेट के हिसाब से या पर जीविका के हिसाब से आप सरकार पे करेगी। रेदर वो जनधन खातों में या डायरेक्ट ट्रांसफर मनी के हिसाब से ट्रांसफर कर रहे हैं। उससे अच्छा ये है कि रिस्पेक्टिव मजदूरों को जो है सुविधा मुहैया कराया जाए। देखिए अभी दिक्कत हमें और आपको नहीं है, दिक्कत किन्हें है जो रोज कमा रहे हैं और रोज खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, कल का नहीं पता। हम सिर्फ इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले कि हम एक बार विनोद जी और गौरव जी के पास जाएं, गौरव जी विस्तार से इस पर नजरिया और विश्लेषण रखेंगे। हमें बताइए अंकित जी कि क्या खतरा है आपको, ऐसा क्या डर है कि अगर हम उन मजदूर भाइयों को वापस उनके अपने प्रदेश या अपने जिले में लाएंगे, सरकार लाएगी, तो इससे क्या दिक्कत है, क्या समस्या खड़ी हो सकती है आपको लगता है? मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि उनकी मेडिकल जांच के बाद उन्हें शेल्टर होम में पर्टिकुलर टाइम तक रखा जाएगा, लेकिन वो कम से कम अपने परिवार के करीब आएंगे, वो अपने परिवार को देख पाएंगे, अपने माता पिता या बच्चों की जो परवरिश है, जो उनकी खैरियत है, उसको जान पाएंगे, देख पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इससे क्या डिफिकल्टीज आ सकती है, उस पर बोलिए, फिर हम बाकी मेहमानों के पास जाएं। खैरियत तो सबसे बड़ी क्या है, जो जहाँ है वहीं रहे, प्रधानमंत्री जी का आह्वान। अभी भी तो मजदूर भाई अलग अलग राज्यों में जाके काम कर रहे हैं और परिवार कहीं और है, और कहीं कहीं तो परिवार उनके साथ है। अब समझिए मेरी बात। तो अगर मैं कहूँ, देखिए अभी लोग शिक्षित नहीं है और जिस चीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसका कोई चेहरा नहीं है। आप समझिए, आज मेडिकल टेस्ट आपका हुआ, कल गलती से फिजिकल आया, मेडिकल टेस्ट तो रोज नहीं हो सकता। और ये कहाँ लिखा है और ये कहाँ साबित हुआ है कि आज मेरा टेस्ट होता है, कल मैं संक्रमित नहीं हो पाऊंगा? लोग शिक्षित नहीं है, इस समय शिक्षित लोग नहीं है। और आपको पता है ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये बहुत बड़ा तादाद है। अगर यहाँ ये बीमारी फैल गई, जैसे धारावी में भी आजकल लोग संक्रमण बढ़ रहा है डे बाय डे। बिल्कुल सही। हम देखिए आपकी बात को डायरेक्टली कहते हैं कि आशंका ये ना अंकित जी, हम और डायरेक्टली आते हैं, कोई जो है स्थिति वो तो है ही। आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह से किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश को एक बड़ा खतरा हो सकता है, यही तो आशंका है आपकी।
उत्तर प्रदेश को कोरोना के नजरिए से एक बड़ा थ्रेट हो सकता है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। ठीक है, इस विषय को हम लेकर चलेंगे, गौरव जी को चर्चा में लाएंगे। गौरव जी, एक बार विनोद जी और अपनी प्रतिक्रिया रख लें, फिर एक साथ जरूर आंसर करिएगा, जिससे समय भी बचेगा और हम लोग और संवाद भी कर पाएंगे। विनोद सिंह जी, बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। हमें यह बताइए कि एक तो अब तक की ओवरऑल दृष्टि, एक विश्लेषण क्या है। कल सोनिया गांधी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक की, उसमें उन्होंने पीपीई किट और टेस्टिंग पर सवाल उठाए थे, उस पर हमने चर्चा की। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कार्य योजना बनाने को कहा है। अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, कार्य योजना अधिकारियों को बनाने को कहा गया है। जो भी उसके खूबियां और खामियां हैं, संभवतः अधिकारी रखेंगे ही मुख्यमंत्री के सामने और फिर मेरिट डिमेरिट के आधार पर कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा फैसला लिया जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इतना बड़ा फैसला लेने की तरफ बढ़ती है, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं विनोद जी? राजीव जी, अभी सर गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर चिकित्सक अपना सलाह दे रहे थे जी, और उन्होंने बयान दिया है कि देशवासियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन की जो स्थिति है वो इस साल के बचे हुए महीनों में भी ये फ्री नहीं हो पाएंगे। ये उनका विचार है तब तक। अब ये आगे कैसे जाता है हम आप देखेंगे। स्थिति भयावह है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार जिम्मेदारी से देशवासियों को संदेश के माध्यम से, आंकड़े के माध्यम से, अपनी प्लानिंग के माध्यम से, ये बिल्कुल सत्य है और पूरी जिम्मेदारी से मेरी आपकी सबकी भावना यही है। हम इस संकट की स्थिति में सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन ये है कहीं ना कहीं हमको आंदोलित, आक्रोशित और सबसे बड़ा असुरक्षित महसूस कराता है हर मोर्चे पर। चाहे टेस्टिंग किट के लिए जो चीनी गुणवत्ता की आई, उस पर प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई, जिसका खामियाजा देश के लोगों को परीक्षण के लिए भुगतना पड़ा। शुरू से लेके अभी मैं क्रोनोलॉजी समझिए, जब देश में 30 जनवरी को पहला केस आया तो एक अब विदेश के कुछ लोग ये कहने लगे कि भारत के पास पर्याप्त समय था, भारत में ये देर से आया। अगर दूरदृष्टिता का के साथ इसको टैकल किया जाता और पूरी भारत सरकार नमस्ते ट्रंप के आयोजन में ना लगी रहती, कोरोना पर ध्यान देती, कोरोना के लिए भविष्य के खतरे को भांप के प्लानिंग करती, पूरे रिसोर्सेज को लगाती, तो ये स्थिति नहीं होती। उसका कारण है बीते कुछ दिनों में अहमदाबाद में देखा आपने सबसे तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो ये सरकार हर मोर्चे पर, चाहे आर्थिक, मैं कहूंगा ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे चुनाव के पहले नया भारत, स्वर्ण भारत जुमले और झूठ के माध्यम से बनाने की बात हो, जनता को ठगने की बात हो, आज तक 6 साल में किसी कोई भी आंकड़े के पास इनका स्पष्ट उत्तर नहीं है। चाहे आर्थिक सुधार के नाम पे बड़े सुधार के लिए जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, आज हम आपकी कमर टूट चुकी है, अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा कहीं कोई स्थान नहीं है, हम संघर्षरत है। उसी तरीके की लापरवाही और अभी भी गाल बजाने का काम कोरोना के समय में हो रहा है। अभी तक हम सह लिए, मान लिए, और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी ने लगातार पत्र लिख के जनवरी से जब केस आया तब उन्होंने यही बिल्कुल कहा, गौरव जी आएंगे। हमारी सलाह लीजिए। देखिए विनोद जी, तैयारी है, उसमें हम क्या विनोद जी, देखिए ये सही है कि विपक्ष के नाते आपको अपनी राय रखनी है, उस राय में एक आलोचनात्मक रवैया रहता है, रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब भी हम बात करें, हर बार उसी एक तर्क को रखा जाए और उसके बाद या मौजूदा वक्त में जो हो रहा है उसकी तरफ न देखा जाए, तो ये भी कोई बहुत अच्छा विश्लेषण नहीं होगा। बार बार जब भी आप जुड़े हैं, आपने ये बताया है कि 30 तारीख को केस आया था, हम सब मानते हैं आया था। आपका ये आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि पहले से अच्छा हैंडल नहीं किया, अगर शुरू में और अच्छा हैंडल करते, ध्यान देते तो ये हो सकता था, वो हो सकता था, वगैरह वगैरह। उसके अपने जवाब हो सकते हैं, अभी गौरव जी देंगे। बिल्कुल आ रहे हैं गौरव सर। हम सिर्फ एक बात जानना चाह रहे हैं विनोद जी कि मौजूदा वक्त में या पिछले 25 मार्च जब से लॉकडाउन 1 किया गया, आज हम लॉकडाउन 2 में हैं, तब से लेकर अब तक जितने जितने प्रयास किए हैं देश की सरकार ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? खासतौर से आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक बड़ी कार्य योजना बनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो मजदूर 14 दिनों तक क्वारंटाइन रह चुके हैं, जिन्हें डिटेक्ट नहीं हुआ है, जो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए, ऐसे लोगों को, ऐसे मजदूर भाइयों को हम वापस लाएंगे। तो ये जो डे टू डे फैसले हो रहे हैं, इन पर तो टिप्पणियां करिए कि ये कितना संबल देने वाले हैं,
ये कितना दूरदृष्टि वाले हैं, ये उपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं, इन पर तो बोलिए सर। ये पुरानी चीजों पर विनोद जी बार बार आप बोलते तो ऐसा लगता है कि एक ही तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। ये मौजूदा जो फैसले हो रहे हैं इन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, ये बोलिए, फिर हम गौरव जी के पास जाएं। मैं बता रहा हूँ राजीव जी, जो इस संकट से हम सब जूझ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी निसंदेह इसमें सेनापति की भूमिका अदा कर रहे हैं, और सारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, सारी पार्टियां, हम देशवासी उनकी बात पर, उनको विश्वास रखते हुए अपने नायक पर हम आगे चल रहे हैं। लेकिन क्या हमको आपको लगातार सेकेंड फेज का ये लॉकडाउन का कार्यक्रम चल रहा है, आप बताइए भावनात्मक रूप से अलग हटके आंकड़े क्या ये गवाही देते हैं कि हम कितना सफल हुए, असफल हुए? आंकड़े आपके सामने हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब उसमें अगर जिम्मेदारी की बात आती है तो ये तो कह देंगे कि सारे प्रदेशों की। अच्छा, बिल्कुल कनेक्टिंग प्रश्न पूछे सर, आज एक कनेक्टिंग प्रश्न पूछे विनोद जी। आज फिर देखिए आईसीएमआर 2-3 दिनों से ये दौरा रहा है, आज फिर दौरा आया है। आईसीएमआर ने कहा है, कल भी कहा था, उससे पहले भी कहा है, बहुत सारे दूसरी एजेंसियां और लोग भी कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन का फैसला सही समय पर नहीं लिया गया होता तो ये कोरोना हिंदुस्तान में तबाही मचाता। बिल्कुल शब्द मैं बता रहा हूं आपको, जो आज आईसीएमआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे गए। आप इससे सहमत नहीं है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लॉकडाउन का देखिए समर्थन हम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये बताइए, लॉकडाउन और सूझबूझ के तरीके से सारे विषयों का ध्यान, दिनेश सर आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, एक मिनट बस आ रहे हैं, खत्म करें, हम गौरव जी की टिप्पणी ले, दिनेश सर फिर आपकी तरफ रुख करेंगे। हाँ बोलिए विनोद जी, बोलिए। सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही डिफेंस है, लॉकडाउन ना होता तो ये हो जाता। देखिए ये किसी सवाल का ये जवाब नहीं। हम आपदा से लड़ने में, कोरोना से महामारी के लड़ने में सरकार के पास तर्क क्या है, डिफेंस क्या है? लॉकडाउन ना हो जाता तो ये हो जाता। अच्छा ठीक, अब आपने ना विनोद जी आपकी बात आ गई। अब हम एक बार जरा गौरव जी से जो आप कह रहे हैं वही पूछने की कोशिश करते हैं। गौरव जी, विनोद जी ने अभी कहा कि सच्चाई हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सच्चाई हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमें यह चीज आंदोलित कर रही है वगैरह वगैरह। क्या वाकई हम सच्चाई स्वीकार नहीं कर रहे हैं? और आज के दौर की सच्चाई क्या है? हमें तो लगता है कि यह सच्चाई है कि जितना भी अथक प्रयास हो रहा है उसके कुछ पॉजिटिव नतीजे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विनोद जी और विनोद जी की पार्टी कतई संतुष्ट नहीं है। क्यों? राजीव जी, आज के दौर की सच्चाई जो है वो ये है कि भारत के काफी बाद कोरोना वायरस की बीमारी जो है, पेंडेमिक, वो अमेरिका में फैली और 50,000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है वहां पर। आज की सच्चाई ये है कि विनोद जी की सरकार जहां चल रही है महाराष्ट्र में जी, वहां सुनियोजित तरीके से मजदूरों को प्रोवोक करके सड़क पे ला दिया जा रहा है। तो ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं या नकारात्मक, ये तो वो ही जाने। लेकिन शुतुरमुर्ग की राजनीति करना इस देश में ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आम जनता प्रभावित है। रही इस पेंडेमिक से लड़ने की जहां तक बात है, तो इसके दो ही पक्ष हैं, एक तो बचाव है और दूसरा इस बीमारी पर आक्रमण करना। तो बचाव का जो सबसे सशक्त माध्यम है लॉकडाउन, जिसको भारत सरकार ने बहुत सही समय पर अख्तियार किया और जिसके रिजल्ट भी आज हम लोगों के सामने है। रही दूसरा पक्ष जो लॉकडाउन का है, लॉकडाउन की समाप्ति या लॉकडाउन पार्ट 2 जब समाप्त होगा तो उस समय कैसा परिदृश्य देश के सामने रहेगा, ये जरूर डिबेटेबल है और ये जरूर समीक्षा का विषय है, क्योंकि इसमें कई ऐसे सेक्टर हैं जहां पे इस बीमारी के विस्फोटक होने की संभावना उसके बाद भी बनी रहेगी जी। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत गंभीरता से उन क्षेत्रों को भी, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ या फिर जो मजदूर भाई विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों के फंसे हुए हैं, उनको अपने गंतव्य तक ले जाना या अपने काम के जगहों पर ले जाना, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। दूसरे तरफ इस बीमारी से लड़ने के लिए जो चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की बात है, उसमें बहुत वॉर फुटेज पे, बहुत युद्ध स्तर पर भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से सरकार ने तैयारियां कर रखी हैं कि किसी भी विकट स्थिति से लड़ने के लिए हमारे पास संसाधन मौजूद हों। वहीं जहां रिसर्च और शोध की जहां तक बात है, वहां भी हमारे डॉक्टरों को सफलता मिल रही है, चाहे वो प्लाज्मा थेरेपी की बात हो या इम्यून को बूस्ट करने की बात हो, क्योंकि चूंकि अभी तक इस वायरस को सीधे समाप्त करने का या फिर कोई वैक्सीन
डेवलप करने जैसी कोई बात अभी तक पूरे विश्व में नहीं आई है, तो इसके जो सपोर्टिंग हथियार है उसी से हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारत सरकार का साथ जिस प्रकार से विनोद जी आएंगे, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए। हाँ, देना चाहिए आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अंकित जी आएंगे, एक बार पूरा कर ले, गौरव जी अपनी बात खत्म कर ले। हाँ बोलिए गौरव जी, बोलिए। बहुत नकारात्मक भूमिका निभा रही है और भड़काने का प्रयास कर रही है लगातार, ठीक उसी तरह। इन पर हम उत्तर लेंगे गौरव जी, इन पर हम उत्तर लेंगे, इन पर हम उत्तर लेंगे। लेकिन पहले ये जो आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने जो एक रिमार्केबल फैसला किया है कि ऐसे मजदूर जो अलग अलग राज्यों में हैं, जो क्वारंटीन पीरियड को पूरा कर चुके हैं, जो सुरक्षित हैं, जो कोरोना वायरस से पीड़ित नहीं हैं, कोरोना नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, उनको हम वापस लेकर आएंगे। अधिकारियों को कहा है आज टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने कि आप कार्य योजना तैयार करिए, इस फैसले को किस लिहाज से देखा जाए। और एक आशंका जाहिर की है यहां अंकित अरोड़ा जी ने कि कहीं ये उत्तर प्रदेश के लिए कोई बड़ा थ्रेट तो नहीं होगा। उनकी आशंका को शांत करने के लिए क्या कहेंगे, बोलिए। मैं इस पर स्पष्ट करना चाहूंगा राजीव जी, जिस समय दिल्ली में सारे मजदूर भाई जो है सड़कों पर उतर आए, उस समय एकाएक ये समस्या विकराल रूप से सामने आई और इस चुनौती को स्वीकार किया उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन सभी को अपने वाहनों से बुलाने की व्यवस्था की, उनको रखने की व्यवस्था की, उनके भोजन की व्यवस्था की। साथ ही साथ उस समय से ये चुनौती बनी हुई कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे कामगार मजदूर जो हैं वो दूसरे प्रदेशों में, जैसे महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, पंजाब में है, उनको भी लाने की व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे उस समय से ही, और उनके डेटाबेस इकट्ठा किए जा रहे थे। अब जब हम प्रथम चरण में अन्न वितरण का लगभग 14.5 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचा चुके हैं, साथ ही साथ जो लोग उत्तर प्रदेश में आ गए थे, उत्तर प्रदेश के 24 घंटे के अंदर में उनके राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था किया मुख्यमंत्री जी ने। इसी तरह से जो लोग क्वारंटाइन का पीरियड पूरा कर चुके हैं और जिनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है और वो अपने घरों को आना चाहते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि उनको सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का कालखंड कितना लंबा चलेगा यह अनिश्चित है। तो जितना बेहतर गौरव जी, बिल्कुल ठीक, हमको दिनेश शर्मा जी को जोड़ना है। गौरव जी एकदम ठीक, दिनेश शर्मा जी को जोड़ना है, लेकिन पहले आपकी बात पर हम विनोद जी और अंकित जी की टिप्पणी ले लेते हैं। छोटी छोटी टिप्पणियां रखिएगा। विनोद जी पहले आप बोलिए, अंकित जी आ रहे हैं, बोलिए। राजीव जी, अभी गौरव जी ने कहा, देखिए सरकार के साथ समस्या ये स्पष्ट कोई बात नहीं कहती है। एक तरफ ये आश्वासन दे रहे हैं चर्चा में कि सरकार पूरी तरीके से प्रचुर मात्रा में उसके पास कोरोना की चुनौतियों से आर्थिक स्तर पर, संसाधन के स्तर पर लड़ने की पूरी व्यवस्था है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये फैसला लेती है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, तो जनता को कौन सी बात सही लगेगी। देखिए इस मौके पर भी केवल एक व्यक्ति की बात, फोटो इवेंट, कल्ट लीडरशिप की बात, बड़े परिप्रेक्ष्य में इसके भयंकर खतरे के रूप में, इसके भविष्य में इसका क्या व्यापकता के साथ असर पड़ेगा, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर हम किस तरीके से इसको लड़ेंगे, वो नीति इनके पास शुरू से नहीं रही है। कोई विचार विपक्षी दलों के। गौरव जी आएंगे, एक साथ आंसर कर दीजिएगा सर। आप सारे लोग फोन पर जुड़े हुए हैं, अगर फोन पर सारे लोग बोलेंगे तो कतई ऑडिबल नहीं होगा। विनोद जी खत्म करिए, क्रिस्प टिप्पणी करके खत्म करिए। अंकित जी की बात सुनेंगे, गौरव जी आंसर करिएगा। हम एक बार दिनेश शर्मा जी को जरूर जोड़ना चाहते हैं। गौरव जी खत्म करिए, बोलिए। मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने एक फूटी कौड़ी भी योगदान नहीं दिया इस पेंडेमिक में, और सबसे ज्यादा पैसा डिमांड करने की चिंता इन्हीं को है कि इतना न्याय योजना के तहत दे दीजिए, इतना दे दीजिए। उनको मालूम होना चाहिए 820 करोड़ केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने कामगारों को वितरित कर दिया है। भारत सरकार अब तक का सबसे ऐतिहासिक राहत पैकेज 1,70,000 करोड़ का निर्गत किया है और सभी सेक्टर में बराबर योगदान दे रही है। उसका सारा डेटा उपलब्ध है। मुझे लगता है कि इस तरह की नकारात्मक बातों का कोई मतलब नहीं है। हाँ, इससे कैसे बाहर आया जाए उसमें सकारात्मक समीक्षा होती है। तो विनोद जी, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, ये आरोप है। कोई नकारात्मकता नहीं है। गौरव जी को मालूम नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार उस टेस्टिंग किट के लिए 375 रुपए में लेती है। इनकी हरियाणा की भाजपा सरकार वो 795 रुपए की लेती है। मैं अभी नहीं कहूंगा, देश की जनता, आपके श्रोता समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी खेल हो रहा है, खेल से बचिए, सेवा करिए।
खेल करने का समय नहीं है। आप लगातार खेल कर रहे हैं हर मोर्चे पर, और उससे देश को नुकसान हो रहा है केवल। अच्छा ठीक है, अब हम दिनेश जी के पास जाना चाहते हैं। अंकित जी आएंगे, आपने जो बात रखी उस पर गौरव जी ने जो आंसर किया उससे आप सहमत हैं, असहमत हैं, और क्या जोड़ना रखना चाहते हैं उस पर हम आएंगे। लेकिन एक बार हम दिनेश जी की टिप्पणी लेना चाहते हैं। दिनेश जी, क्या हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नंबर 1, सच्चाई को स्वीकार कौन नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कोरोना को बड़ी बेहतरी से डील कर रहा है, उस डीलिंग का नतीजा यह है कि हमने अपने नंबर्स को रोक रखा है, या फिर सच्चाई यह है कि हमने वाकई बहुत देर कर दी, हम अगर शुरू में चीजों को ठीक से करते तो शायद आज और बेहतर परिस्थिति हो सकती थी? कौन सी ऐसी किसकी सच्चाई है जिसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है दिनेश जी? जी राजीव जी, कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार में श्री गुलाम नबी आजाद केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल, आपको ये बात मालूम होगी एकदम। उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि उत्तर देश के अंदर जो लॉकडाउन है और जो ये उससे कोरोना से निपटने के जो प्रबंध हैं, आपका क्या कहना है? तो गुलाम नबी आजाद ने बहुत सच बोला था। उन्होंने कहा था कि सरकार इससे बेहतर तरीके से निपट रही है। ये गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी थी, क्योंकि गुलाम नबी आजाद को ये बात मालूम थी कि जब वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तो कांग्रेस सरकार का स्वास्थ्य योजनाओं का बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा फंड इधर उधर ट्रांसफर किया गया था, और उनको भारत के अंदर जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसा निर्गत करना मुश्किल पड़ रहा था। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय। आज वो ये जान रहे थे अच्छी तरह से कि कहीं अगर मैंने इन जो प्रबंध चल रहे हैं भारत के अंदर कोरोना से निपटने के, अगर मैंने उन पर कोई आलोचनात्मक रुख अपनाया और वो गलत रुख अपनाया, तो कल के दिन को फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर दूसरी सरकारें गुलाम नबी आजाद का, उनके परिवार कल्याण, उनके मंत्रित्व काल का पूरा किस्सा खोल कर सामने रख देंगी। इस तब तुमने क्या किया था? उस समय भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे क्राइसिस आए थे। देखिए, मैंने क्या कहा, क्या तो विपक्ष की बात है? विपक्ष कहाँ है इस देश के अंदर? विपक्ष की जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तो मीडिया निभा रहा है। जो मुख्य मुद्दे होते हैं उनमें मीडिया ही सबसे आगे आके खड़ा होता है। मीडिया मोदी सरकार की आलोचना भी सच्चे करता है, और मीडिया अगर मोदी सरकार के अच्छे कार्यक्रम है तो उनकी प्रशंसा भी करता है। क्या आप सब जानते हैं कि जब देश के अंदर 50,000, 1 लाख के ऊपर लोगों की मौत हो गई होती, 29 करोड़ की आबादी अमेरिका की है साहब, हमारे यहाँ 135 करोड़ की आबादी है। अगर आपके यहाँ पर जो मरीजों की संख्या 20-22 हजार के आसपास पहुंची है और मृतकों की संख्या भी बहुत नियंत्रित है, और जो सरकारों के जो प्रधानमंत्री हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं देश की जनता से कि कृपया करके सहयोग दीजिएगा, तो इसमें आलोचना और इसके अंदर नुक्स निकालना, ये तो कांग्रेस का छोड़िए, कई लोगों की फितरत है। हम तो इस बात को बोल रहे हैं, तो देखिए, आप आलोचना कीजिए, अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव आलोचना सामने रखेंगे तो सरकार उस पर ध्यान देगी। आज प्रधानमंत्री ने देश के सरपंचों से बात की, महिला प्रधानों से बात की। आज एक भी प्रधान ने यह नहीं कहा कि प्रधानमंत्री के जो इस चीज में प्रयास हैं वो किसी प्रकार से कमजोर हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि आपके प्रेरणा से हम अपने क्षेत्रों के अंदर, गांवों के अंदर कोरोना को नियंत्रण करने में सफल रहे। अब मुझे बताइएगा कि हम किसकी बात करें? कांग्रेस की बात करें या हम उनकी बात करें कि जो लोग? दिनेश जी जवाब लेंगे, दिनेश जी इस बात का जवाब लेंगे, लेकिन पहले हम आपके द्वारा एक टिप्पणी और चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो एक बड़ा फैसला करने जा रही है, जो उसने कार्य योजना बनाने को कहा है, उन मजदूर भाइयों, कामगार भाइयों के लिए जो क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके हैं या जो कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं, उन्हें सरकार उत्तर प्रदेश में वापस लाना चाहती है, शेल्टर होम में रखना चाहती है। इसे किस नजरिए से देखा जाए इस फैसले को? राजीव जी, आज हम दिन भर वहां पर रहे। हमने मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में तो हम नहीं थे वहां पर मौजूद, लेकिन वहां से जो इनपुट हमारे सामने आए, आज दिन भर सरकार के अधिकारी, आज दिन भर मंत्रीगण सरकार के वो इसी में लगे रहे। आज मुख्यमंत्री जी ने सबसे ज्यादा चिंता इसी बात पर प्रकट की। उनका कहना था कि हम तो यहाँ पर आराम से बैठे हैं,
लेकिन जो हमारे मजदूर हैं हम उनके घरों को भी देखें, उनकी वापसी हम कैसे करें, एक कार्य योजना बनाएं और जल्दी बनाएं ताकि हम उनकी घर वापसी के प्रबंध कर सकें। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमने नियंत्रण पाया है उस स्थिति को हम बना के रखें। नहीं सर, तो एक पॉजिटिव बात है, एक मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता, संजीदगी, दूरदर्शिता है, या फिर इससे इस कोरोना के संकट काल में किसी तरह का कोई थ्रेट हो सकता है? किस तरह से आप इसे देखते हैं ये तो बताइए, क्योंकि अंकित अरोड़ा जी जुड़े हुए, उन्होंने अपनी टिप्पणी रखते हुए ये कहा कि इस वक्त जरूरी यह है कि उनको वहीं रहने दिया जाए, सरकार वहीं पर जहां भी वो काम कर रहे हैं उन मालिकों को, ओनर्स को ये कहे कि उनके खाने पीने की व्यवस्था रखें और उनके रहने की व्यवस्था हो, उनको उत्तर प्रदेश न लाया जाए, किसी तरह का कोई थ्रेट हो सकता है। आप किस नजरिए से सहमत हैं ये बताइए। मैं इस नजरिए से देखता हूं कि अभी दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोग अचानक बाहर बॉर्डर पर पहुंच गए और इस अफवाह के साथ पहुंच गए कि वहां पर बसों का इंतजाम किया गया है। एक घटना वो घटी, वो भी ठेठ खाए। दूसरी घटना ये घटी कि यमुना किनारे फिर मजदूरों का एक बहुत बड़ा वर्ग वहां पर पहुंच गया, लेकिन इन लोगों ने सोच समझकर विचार करके सबसे फिर उनको वापस किया। देखिए ठेठ तो है, ठेठ को इतना बड़ा है कि मान लीजिएगा एक छोटी सी अफवाह फैला दी जाए कि सबको घर भेजा जा रहा, फिर लोग घर से बाहर निकल कर पहुंच जाएंगे। तो इसको नियंत्रित करना, इस अफवाह को नियंत्रित करना भी एक बहुत बड़ा ठेठ है। मैं फिर मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि मीडिया इस ठेठ को, इस प्रकार के ठेठ को निर्मूल करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत का मीडिया इस बात के लिए साधुवाद कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशील तरीके से ऐसे संकटों को निर्मूल करने की भरसक कोशिश की है। दिनेश जी, आपने जो बात रखी उस पर राय लेते हैं। अंकित जी को जोड़ते हैं, विनोद जी को जोड़ते हैं। पहले हिस्से में आपने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा, विनोद जी आंसर करिए जल्दी से। दिनेश जी ने जो विश्लेषण रखा है बोलिए। उन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल का जिक्र किया जब गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री इस देश के हुआ करते थे, और वो जिक्र करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप भी लगाया। बोलिए। देखिए दिनेश जी का सम्मान करते हुए मैं उनकी याददाश्त को दोबारा लाना चाहता हूँ। देश में कोरोना महामारी से आज लड़ने के लिए जो केंद्रीय विशिष्ट संस्थान है, एम्स है, जितने भी अच्छे अस्पताल हैं राष्ट्रीय स्तर के, आप बताइए वो कांग्रेस के आधारभूत, कांग्रेस की योजना के तहत बनाए हुए अस्पताल है। तो कांग्रेस की देश को बनाने में, आधारभूत विकास देने में क्या भूमिका रही, आज मोदी सरकार बता दे इनका अपना निर्माण क्या रहा ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए। देखिए अनडिबेटेबल बात है, देश गवाह है। हमने देश में आगामी चुनौतियों को, खतरे को भांपते हुए एक आधारभूत समग्रता के साथ विचार दृष्टि को बाहर रखते हुए हमने काम किया है। कांग्रेस की दृष्टि, आप ये तंग दृष्टि, तंग नजरिए से, गोडसे की विचारधारा से, नफरत की विचारधारा से, मारकाट की विचारधारा से, अपमानित करने की विचारधारा से, हम लोग फिर एकदम डेविएट कर जाएंगे, हम लोग एकदम डेविएट कर जाएंगे, विषयांतर हो जाएंगे और ये विषय बहुत अलग चला जाएगा, बिल्कुल दूसरी तरफ चला जाएगा, और फिर ये खतरा हो जाएगा कि कोरोना को लेकर मौजूदा परिस्थिति को छोड़कर हम बाकी सारी चीजों पर बात करने लगेंगे। विनोद जी, अच्छा ठीक है, विनोद जी, गौरव जी, हम एक बार अंकित जी को नहीं ला पाए, बहुत देर से अंकित जी को नहीं ला पाए। गुजारिश यही है कि कृपया करके विषय पर बने रहें। आज 2-3-4 दिन में आज जो अपडेट हुआ आईसीएमआर हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया, उत्तर प्रदेश की सरकार आज जो करने का सोच रही है, कोरोना की चुनौती आज जहां खड़ी है, हम उस पर बात करें तो शायद बेहतर होगा। हम बेहतर दृष्टि, बेहतर विश्लेषण दे पाएंगे, रख पाएंगे। हम जरा अंकित जी को जोड़ें। विनोद जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम एक बार अंकित जी को जोड़ लें, बहुत देर से वो नहीं आ पाए। अंकित जी बोलिए। अंकित जी बोलिए। आपके चैनल के माध्यम से एक राष्ट्र को संदेश देना चाहता हूँ और इस सरकार को भी एक संबोधन करना चाहता हूँ। इसमें एडवाइस है कि 8,07,000 से ज्यादा हमारे पास आशा वर्कर्स हैं, जिनकी कुल कमाई दिन की 66 रुपए पर डे के हिसाब से, और ये एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं जो अपना योगदान एक कोरोना योद्धा के संदर्भ में अच्छी तरह दे रहे हैं। सरकार से निवेदन है कि इन आशा वर्कर्स के को अच्छा मुआवजा और अच्छी चीजों तक मुहैया कराया जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बात विनोद जी से कहना चाह रहा हूँ कि जितनी अच्छी तरीके से जो वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उतनी ही अच्छी तरीके से अगर वो कोरोना योद्धा की एक भूमिका निभाए जिसकी हमें जरूरत है, वो काम ज्यादा अच्छा होगा। वो कहना तो किस बात का नहीं है कि
पराये से लड़ते लड़ते जो है हम अपनों के खिलाफ हो रहे हैं। इस समय वो नहीं है विपक्ष में बैठने का, इस बात को इनको समझना होगा। और ये बात मैं अपनी बात को ऐसे विराम देना चाहता हूँ, शायद हमारे पास मेडिकल उपकरण नहीं है दुनिया, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है दर में, बट हमारे पास जो एक चीज है वो किसी दुनिया के पास नहीं है, वो है हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका नेतृत्व, उनका आशीर्वाद और उनकी मेहनत, जो पूरी दुनिया विश्व के पास किसी पास नहीं है। और इस नेतृत्व में हम विश्वास करते हैं और सरकार के हर फैसले के साथ दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हुए हैं। और हम चाहते हैं कि विपक्ष भी कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिला के इस समय लड़े। आज जीतेंगे तभी कल देश जीतेगा, और देश जीतेगा तभी दल जीतेगा। तो पहले देश को रखा जाए, फिर दल को रखा जाए। मेरी बस यही जो है। छोटा सा आंसर विनोद जी, बहुत छोटा सा आंसर, फिर हम गौरव जी के पास जाना चाहते हैं टिप्पणी के लिए। छोटा सा आंसर बोलिए जो अंकित अरोड़ा ने कहा। देखिए राजीव जी, हम जिम्मेदारी से वही भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। इनको राजनीति लगती वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर सरकार के द्वारा, सैद्धांतिक तौर पर हम सरकार के साथ है, हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा सारा वर्ग देश के साथ है, लेकिन अगर कोई सकारात्मक सवाल जो लोगों के भविष्य के साथ, जिंदगी के साथ जुड़ा है, इस खतरे से निपटने में वो कारगर है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखना चाहिए। नहीं, लेकिन विनोद जी वो इनकार कहाँ कर रहे हैं? नहीं कहाँ सर बहुत छोटा सवाल छोटा आंसर करिएगा, फिर अगर वो इनकार कर रहे हैं तो हम गौरव जी से सवाल पूछेंगे। आपको कहाँ लगता है कि सरकार इनकार कर रही है? यानी विपक्ष के जो जायज सवाल हैं या विपक्ष के जो अच्छे सुझाव हैं, क्या उनको इग्नोर किया जा रहा है? आप बताइए ना, अगर कोई ऐसा सुझाव हो जो आप लोगों ने दिया हो जिस पर सरकार ने कोई दृष्टि न डाली हो, आप प्लीज बताइए, हम पूछेंगे गौरव जी से। फरवरी से ही राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने मिलके पत्राचार के माध्यम से ट्विटर पे ये अपील की मोदी जी से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, कि आप बताइए कोरोना के लिए हमारी तैयारियां क्या हैं। आपने देखा पूरी सरकार माहौल बना रही, पूरी इनके पास प्लानिंग में। सरकार यही तो चिंता है। आज हम उस सबसे दो चार हो रहे हैं कि नहीं? हम क्यों की स्थिति देश में है। अगर उस समय देख जाते, ये अपने को तो देखे। अच्छा, अब तो चेते हुए विनोद जी, अब तो चेते हुए आपने वो जो 12 फरवरी के जिस ट्वीट का आप जिक्र करते हैं बार बार, अब बताइए ना, अब तो चेते हुए हैं ना भाई। अब तो जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में, केंद्र के स्तर पर, वो तो अब सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है अभी भी? विनोद जी। अरे राजीव जी, पूरी शुभकामनाएं, ईश्वर जल्दी से हमको निकाले, लेकिन इनके ऊपर इस समय यही मुहावरा लागू होता, आप पछताए क्या हो जो चिड़िया चुग गई है। गौरव जी प्लीज आंसर करें। गौरव जी ठीक, अब गौरव जी को मौका, गौरव मिश्रा जी को मौका। विनोद जी, गौरव जी की बात सुनिए। गौरव मिश्रा जी आंसर करिए। वो कह रहे हैं कि अब तो यही बात लागू हो रही है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारा सवाल ये है कि क्या पछताने जैसे हालात हैं? हमें तो नहीं लगता कि फिलहाल है, और अगर नहीं है तो ये टिप्पणी करने के लिए विवश क्यों हो रहे हैं विनोद जी? बार बार 12 फरवरी के ट्वीट का वो हवाला दे रहे हैं। राजीव जी, दुनिया के तमाम विकसित देश अब पछता रहे हैं भारत जैसा निर्णय उन्होंने क्यों नहीं लिया, नंबर 1। दूसरा, इनके नेता ने सुझाव दिया था, जरूर सुझाव दिया था, उस सुझाव में इनको याद दिलाना चाहेंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि मीडिया पे 2-3 वर्ष का प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आखिर इसके पीछे मंशा क्या थी? इनके नेता जो है भारत के पत्रकारों को पिटवाते हैं, मरवाते हैं। देखिए, कोई जवाब नहीं तो इनकी यही सकारात्मक भूमिका है इस लड़ाई में। इनकी यही सकारात्मक भूमिका है कि ये लॉकडाउन जैसे विषय को उठाते हैं और भड़काते हैं आम कामगार मजदूरों को सड़कों पर आ जाए। ये इनकी भूमिका है, तो इनको तो हम उजागर करेंगे, इनको करेंगे, हर मंच पे करेंगे। और जनता ने इनको त्याग दिया है, जनता इनकी बात नहीं मान रही है। बताएं कितना रुपया दिया है पीएम केयर में, बताएं इन्होंने जनता के बीच में जाकर के कहाँ मदद किया है। तो जब ये मदद नहीं करते हैं और सरकार के कामों को भी सराह नहीं सकते, मत सराहिए, बताने का काम मत करिए। ज्यादा अच्छी सेवाएं कर रही है। हमको कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, देश की जनता हमको सर्टिफिकेट दे रही है।
अच्छा, पूरा विश्व ठीक। भारत सरकार को सर्टिफिकेट दे रहा है। ठीक है, इसलिए आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता ठीक है। नहीं सत्ता और विपक्ष में कोरोना के संकट काल में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अलग बात है, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, नहीं होना चाहिए था। उम्मीद सब यही करते हैं कि एक सामंजस्य और एक साम्य के साथ सत्ता और विपक्ष इस चुनौतीपूर्ण वक्त का सामना करें, देश को इससे निकालें, तो शायद ये बेहतर हो। लेकिन फिलहाल ये होता दिख नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का लगातार जुड़ने के लिए, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। सामंजस्य साम्य वहां हो या न हो, लेकिन हम दर्शकों से अपील कर दें कि आप अपना सामंजस्य मत खोइएगा। एहतियात के साथ आपने जो सामंजस्य बनाया है, जो कोऑर्डिनेशन बनाया है, उसको बनाए रखिएगा। घरों में रहिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग ज्यादा है, उसका जरूर पालन करिएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सरपंचों के साथ संवाद में यही कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है और यही हमें इस कोरोना संकट से निजात दिलाएगी। अब तक का जो फॉर्मूला है वो यही है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।